तो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी साउथ की मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी डिमेंटो कॉलोनी 2 को, जो कि स्त्री 2 के साथ रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग भी काफ़ी भारी भरकम आई है, 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फुटेज को देखते हैं जो कि 6 जून 2009 का था, जिसमें कि दिखाया जाता है कि रात के समय कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तभी उस सोसाइटी की एक बिल्डिंग से एक आदमी नीचे कूद जाता है। तभी ये देखकर वहाँ पर हंगामा मच जाता है और तभी एक दूसरा आदमी भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और सेम अपार्टमेंट में सैम नाम का आदमी भी खुद को फांसी लगा लेता है। इस फुटेज को सैम की वाइफ डेबी देख रही थी और ये साल था 2015। सैम और उसके दोस्तों को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं और आज भी उसकी मौत डेबी के लिए एक मिस्ट्री है। पुलिस तो उसे मास सुसाइड बताकर केस को बंद भी कर चुकी है, लेकिन डेबी को नहीं लगता कि कैंसर को हराने वाला सैम सुसाइड कर सकता है। आज सैम की बरसी है और डेबी को अपने फादर इन लॉ रिचर्ड का मैसेज आता है कि वो डेबी से मिलने उसके घर आए हैं, क्योंकि उनको अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जाना है। जिसके बाद डेबी उनके लिए चाय लेकर जाती है। तभी रिचर्ड के सामने ही उसकी माँ उसे बातें सुनाने लगती है। डेबी की माँ चाहती है कि वह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए माँ बने, लेकिन डेबी को 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और वह तीसरी बार ये नहीं करना चाहती। वह कहती है कि उसने हॉस्पिटल वालों से बात की है जिन्होंने सैम के स्पर्म को स्टोर करके रखा हुआ है और वह सैम के ही स्पर्म से प्रेग्नेंट होना चाहती है ताकि अपने बच्चे के रूप में सैम उसे फिर से मिल जाए। असल में सैम को कैंसर था, लेकिन बावजूद इसके डेबी ने उससे शादी की थी और कैंसर से लड़ने में उसका साथ दिया था। अब क्योंकि सैम एक यंग मेल था और ऐसे पेशेंट की जब कीमोथेरेपी की जाती है तो उसके साइड इफेक्ट के चलते स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि वो अपने स्पर्म को स्टोर करवा ले। सैम ने भी अपने स्पर्म को स्टोर करवाया था और डेबी यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रही है। खैर, अब डेबी और रिचर्ड रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें ट्रैफिक जैम मिलता है। डेबी कार से निकलकर देखती है कि घर के सामने भीड़ लगी थी। वह जाकर देखती है तो सामने एक आदमी की बॉडी फंदे से लटक रही थी और यह आदमी डिमोंटे कॉलोनी 1 वाला ही एस्ट्रोलॉजर जोशियार होता है। इसने शिनी और उसके दोस्तों का फॉर्च्यून रेड किया था। मरने से पहले उसने शिनी को बताने के लिए कॉल किया था और शिनी अभी तक यहाँ पर नहीं आया था, क्योंकि जब वह आया था तब तक लोग जोशियार की बॉडी को उतार रहे थे। पर यहाँ पर डेबी को अचानक से जोशियार के फेस में सैम का फेस दिखाई देता है, जिससे डरकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी वह एक आदमी से टकरा जाती है जो कोई और नहीं शिनी था। आज 6 जून की तारीख है और आज के दिन ही डिमोंटे कर्स की वजह से शिनी की मौत होने वाली है, जिसके बारे में जोशियार उसे बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वह गुजर गया। जैसा कि आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि शिनी और उसके बाकी के 3 दोस्त कंचना नाम के हॉन्टेड महल में जाते हैं और उनका एक दोस्त राघवन एक लॉकेट को चुरा लेता है, जो कि एक कर्स लॉकेट था। उस लॉकेट को अगर कोई महल से चुरा कर किसी दूसरी जगह पर ले जाता है तो जगह एक मौत का घर बन जाती है। फिर उस जगह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, जहाँ रहस्यमय तरीके से सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब उस कर्ज की वजह से शिनी के सभी दोस्त मारे गए थे और लास्ट में शिनी भी जब खिड़की तोड़कर भाग रहा था तो बिल्डिंग से गिरकर मारा गया था। खैर, इधर डेबी रेस्टोरेंट जाकर उसकी ओपनिंग करती है, जो कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट था और इस चाइनीज रेस्टोरेंट को खोलने का सपना सैम का था और डेबी ने आज उसकी बरसी पर यह सपना पूरा कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब यहाँ पर कुछ मॉन्क लोग आते हैं जो कि डेबी को महाकाल की मूर्ति देते हैं, जिसे डेबी रेस्टोरेंट में स्थापित करवा देती है ताकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। फिर सभी लोग जब सैम को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं तभी अचानक से ढेर सारे चम्मच नीचे गिरने लगते हैं और इन चम्मचों की बारिश देखकर डेबी को लगता है कि यह सब सैम की स्पिरिट ही कर रही है। फिर वो रिचर्ड को बताती है कि सुबह से ही उसके साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं और ऐसा लगता है कि चम्मच भी सैम ने गिराए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी एक बार सैम ने उसे चम्मच गिराकर ही बुलाया था और उसने डेबी से कहा था कभी अगर वह नहीं रहा तो मरने के बाद भी उसे ऐसे ही बुलाएगा। वो रिचर्ड से कहती है कि सैम की आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती है, शायद उसकी मौत के बारे में। असल में डेबी को अभी भी इस बात पर शक है कि सैम ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी मौत के पीछे कुछ और ही रीज़न था। अब इस सवाल का जवाब उन्हें सैम की स्पिरिट ही दे सकती है,
इसके लिए डेबी एक सीनियर मॉन्क डाओशी को सैम की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है। इधर हैदराबाद में हम शिनी के जुड़वा भाई रघु को देखते हैं, जो कि अपने पिता की मौत पर घर आया था और वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर ऐश्वर्या भी अपनी मां के साथ आती है। जिसके बाद उसका चाचा दयालन उसके पिता के विल को पढ़ता है कि उन्होंने अपनी 70% प्रॉपर्टी शिनी के नाम कर दी है और रघु को सिर्फ 25% और उसकी बहन ऐश्वर्या को सिर्फ 5% की हिस्सेदारी मिली है, जिससे ऐश्वर्या एकदम गुस्से में आ जाती है और वो सबसे ये कहती है कि वह इस विल को कोर्ट में चैलेंज करेगी और अपना हक तो वह लेकर रहेगी। सिर्फ 25% मिलने से रघु भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब स्ट्रेस की वजह से वह काफ़ी ड्रंक वगैरह कर लेता है और दयालन से बहसबाजी करने लगता है। दयालन शिनी से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन शिनी यह बोलकर फ़ोन काट देता है कि वह उनसे बात नहीं करना चाहता। जैसा कि आपने देखा था कि पहले पार्ट में शिनी को अनाथ की तरह दिखाया गया था और वह अमीर लेडीज़ के साथ समय बिताने के बदले उनसे पैसे लेकर काम चलाता था, लेकिन असल में वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। इधर डेबी रिचर्ड के साथ डाओशी से मिलने जाती है, जहां डाओशी उन्हें बताता है कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी वो सैम की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो सैम की स्पिरिट बात ही नहीं करना चाहती, या फिर वो किसी ऐसी दुनिया में ट्रैप है जहां से वह किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो उससे बात करने के लिए उसी की दुनिया में जाना होगा। वो डेबी की आत्मा को वहां पर भेज तो सकता है, लेकिन वो डेबी से कहता है कि इसमें खतरा है। अगर कोई भी चूक हुई तो डेबी की आत्मा भी वहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगी। लेकिन डेबी सैम के लिए खतरा उठाने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद डाओशी डेबी को एक पेन देता है और उसकी आत्मा को उसी वर्ल्ड में भेज देता है जहां सैम की आत्मा ट्रैप है। यहाँ पर डेबी ढेर सारी आत्माओं को देखती है जो कि तड़प रही थी। फिर वो आत्माएं डेबी को ही मीडियम की तरह यूज़ करती हैं और उससे कुछ लिखवाने लगती हैं, जिस दौरान डेबी बार बार हेल्प शब्द को लिखती है। तभी डेबी को वहाँ ढेर सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जो एक साथ फांसी पर लटक जाती है और वह तड़प रही थी। इन्हीं आत्माओं के बीच उसे सैम की आत्मा भी दिख जाती है। सैम को देखते ही डेबी इमोशनल हो जाती है और सैम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आकर डाओशी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डेबी नहीं रुकती है और आगे चली जाती है। तभी सैम को भी फांसी लग जाती है और इसी के साथ डेबी को भी कुछ हो जाता है। इधर उसकी बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है और पेन की निब से खून निकलने लगता है। वो बार बार एक ही सेंटेंस लिखती है कि दिस विल रिपीट। फिर उन लेटर्स के बीच में उन्हें एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है जो कि शिनी और रघु का था, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि इन सब का कनेक्शन इन दोनों से है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है, यानी कि 2021 में, जहाँ पर डाओशी एक होली डैगर को मंगवाता है। इसको पूर्वा कहा जाता है और पॉजिटिव रिचुअल्स के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तभी दूसरी तरफ हम सरप्राइजिंगली शिनी को देखते हैं, जो कि जिंदा तो था लेकिन कोमा में था और उसकी देखरेख कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही कर रहा था। शिनी को यहाँ पर लाइव सपोर्ट पर रखा गया था और उसके बचने की उम्मीद ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। इधर कोर्ट में रघु प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहा था और फैसला उसके पक्ष में आता है। कोर्ट फैसला देती है कि शिनी के लाइफ सपोर्ट को हटा लिया जाए और उसका शेयर रघु को दे दिया जाए, जिसके बाद रघु और दयालन शिनी का लाइफ सपोर्ट हटवाने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बीच में डेबी आकर उन्हें ऐसा करने से मना करती है और उनसे ये कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर शिनी को कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर वो उसे याद दिलाती है कि 6 जून 2015 में जहां एक तरफ शिनी अपने फ्लैट की बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, तो दूसरी तरफ चेन्नई में दारू के नशे में दयालन से बहस करते वक्त रघु का पैर स्लिप हो गया था और वह भी बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, बट समहाउ वो नेट में फंसकर बच गया था। अब डेबी की बातों में रघु को कुछ तो लॉजिक दिखाई देता है और वो डेबी की बात मान लेता है, जिसके बाद सब लोग डाओशी से मिलने जाते हैं, जहां पर डाओशी उन्हें बताता है कि क्योंकि शिनी और रघु दोनों ट्विंस हैं, वो एक ही एटम से बने हैं। क्वांटम इंटेगलमेंट थ्योरी यह कहती है कि सेम एटम्स के 2 पार्ट एक दूसरे से मीलों दूर भी कर दिए जाए तब भी आपस में जुड़े रहते हैं और सेम तरह से रिएक्ट करते हैं। फिर रिचर्ड उसे बताता है कि जब इन लोगों ने सैम के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो रिप्लाई में उन्हें रघु और शिनी का रेफरेंस मिला था। इसके बाद वह शिनी से हेल्प मांगने गए थे, लेकिन तब तक खुद शिनी के साथ भी हादसा हो चुका था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद रिचर्ड ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उसे ट्रीटमेंट दी थी। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो कोमा में चला गया था। इधर डेबी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शिनी के फ्लैट को देखने जाती है, जहां पर पुलिस से उसे पता चलता है कि हाल ही में किसी ने फ्लैट में दरवाज़ा तोड़कर
जहां पर पुलिस से उसे पता चलता है कि हाल ही में किसी ने फ्लैट में दरवाज़ा तोड़कर यहां पर चोरी की है। फिर वो अंदर जाकर देखती है जहां पर उसे 2 लाइब्रेरी कार्ड मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि एक तो उसके खुद के पति सैम का था और दूसरा शिनी के दोस्त राघवन का था, जिसने पिछले पार्ट में लॉकेट चुराया था और वो हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखा करता था। फिर डेबी एक कार्ड को लेकर लाइब्रेरी जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि दोनों ने ही लाइब्रेरी से सेम बुक इशू करवाई थी, जिसका नाम था द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम। सैम ने इसे 2009 में इशू करवाया था और राघवन ने 2015 में, लेकिन दोनों ही उसे लौटाने के लिए जिंदा नहीं बचे और यहाँ का लाइब्रेरियन अल्फांसो उस बुक को वापस ले आता था। डेबी उससे वह बुक की कॉपी मांगती है, लेकिन वो बताता है कि वैसी बुक हमारे पास एक ही है और डेबी समझ जाती है कि इन मौतों के साथ इस बुक का कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। फिर जब वो पुलिस से जाकर बात करती है तो यहाँ पर और भी शॉकिंग बात निकल कर आती है। पुलिस के पास ऐसे कई सारे मिस्टीरियस केस रजिस्टर हैं जिसमें मरने वालों ने इसी बुक को इशू करवाया था। फिर डेबी विक्टिम्स के एविडेंस को देखने जाती है जहाँ पर उसे राघवन के द्वारा लिखी गई डिमोंटो कॉलोनी की स्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें कि लिखा था कि हर 6 साल में 6 जून को कोई तो डिमेंटो हाउस जाएगा और वहाँ से अपने साथ वह कर्स्ड लॉकेट ले आएगा, जिसके बाद डिमेंटो की स्प्रिट उन्हें मार डालेगी और लॉकेट लेकर वापस डिमेंटो हाउस चली जाएगी। डिमेंटो के द्वारा मरने वाली सारी आत्माएं डिमेंटो वर्ल्ड में ही ट्रैप हो जाएंगी, जिसके बाद ना तो उन्हें अगला जन्म मिल पाएगा और ना ही उनकी मुक्ति हो पाएगी। और इन सब को रोकने का एक ही तरीका है, इस पैटर्न को ही तोड़ देना। अगर 6 जून को उसको एक भी बलि नहीं मिली तो यह पैटर्न टूट जाएगा। फिर रिचर्ड सबसे कहता है कि आज 6 जून है, यानी कि कोई इस बुक को पढ़कर डिमेंटो हाउस जाएगा और हमें उसे रोकना होगा। लेकिन इससे पहले उन्हें शिनी की सेफ्टी पर भी ध्यान देना था, क्योंकि 6 साल पहले तो शिनी की जान बच गई थी। इसीलिए इस साल डिमेंटो उसकी सैक्रिफाइस लेने फिर से आएगा। इसे रोकने के लिए डाओशी अपने लोगों से महाकाल महायनम पूजा करने को कहता है और शिनी को हॉस्पिटल से शिफ्ट करके अपने आश्रम में ले आता है। फिर सब डिमेंटो हाउस पहरा देने के लिए जाते हैं ताकि कोई भी महल के अंदर ना घुस पाए। फिर पुलिस उस एरिया पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगा देती है, लेकिन तभी उन्हें महल से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और डाओशी के मना करने पर भी रघु अंदर देखने चला जाता है। उसके पीछे पुलिस और बाकी सब भी वहां पर चले जाते हैं, लेकिन डेबी और डाओशी वहीं पर खड़े रहते हैं और डाओशी वहीं से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। इधर रघु जब महल के अंदर जाता है तो महल के एक हिस्से में उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। रघु उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो लड़कियां कोई जवाब नहीं देती और डर के मारे कांप रही थी। तभी रघु देखता है कि उनके सामने डिमोंटे की पत्नी कंचना के साथ उसकी 2 मेट्स की आत्माएं भी थी। उन आत्माओं को देखकर एक लड़की तो बेहोश होकर ही गिर गई थी और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। फिर महल के दूसरे हिस्सों से 2 और लड़कियां उन्हें इसी हालत में मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो सब महल के बाहर आ जाते हैं और इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बाकी सब यह सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर ये लड़कियां महल में घुसी कैसे। खैर, हॉस्पिटल जाकर दयालन उन्हीं में से एक लड़की से बात करता है जिसका नाम था अदिति। वो अदिति से पूछता है कि तुम डिमोंटे हाउस में कैसे घुसी, तो अदिति बताती है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करोगे। वो बताती है कि वो लोग हॉस्टल में उस टाइम एक बुक पढ़ रहे थे, तभी अचानक से वहां पर कुछ होने लगता है और वो सब टेलीपोर्ट होकर महल में पहुंच गई थी। दयालन उससे उस बुक का नाम पूछता है तो अदिति उस बुक का नाम बताती है, द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम। जिसके बाद दयालन उस बुक को लेने हॉस्टल जाता है, लेकिन वो बुक वहां से गायब हो गई थी। फिर सीसीटीवी से उन्हें पता चलता है कि वह बुक लाइब्रेरियन अल्फांसो लेकर चला गया था और यहाँ पर अदिति बताती है कि उसे ये बुक अल्फांसो ने ही दी थी। इधर डेबी, रघु और डाओशी रेस्टोरेंट में होते हैं और डाओशी एक मॉन्क को कॉल करके कहता है कि पूजा के दौरान अगर कोई मुश्किल आई तो उसे पूर्वा का यूज़ करना होगा। और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है, लेकिन डेबी जब डोर ओपन करने जाती है तो उसे जोर का झटका लगता है। फिर जब रघु डोर खोलने जाता है तो अचानक से वह दूर जाकर गिरता है। अब इन लोगों को कस्टमर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाहर से वो लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। उनको रेस्टोरेंट खाली दिखाई दे रहा था और अंदर इन सब को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक से इनके मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ के सारे टीवी ऑन हो जाते हैं, जिसमें कि वह तीनों ही दिखाई दे रहे थे।
फिर रघु रिमोट से टीवी बंद करने लगता है, लेकिन रिमोट वगैरह भी काम नहीं करता और डाओशी उसे रोककर फुटेज देखने के लिए कहता है, जिसमें कि एक बच्चा रेस्टोरेंट में चाउमीन लेने आता है, लेकिन उस बच्चे के पास चेंज नहीं था। डेबी जब चेंज लेने जाती है तभी वह देखती है कि स्क्रीन में रघु दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो बच्चा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रघु दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो जगह वाइट स्मोक से भर जाती है और इसी दौरान कोई डेबी को धक्का देकर उसे एक वॉशरूम में बंद कर देता है। फिर वहाँ पर इनफाइनाइट वॉशरूम बन जाते हैं, जिसमें से एक में वो बच्चा और डाओशी भी बंद हो जाते हैं। तभी सामने से पोजेस्ड रघु आता है, जो कि ग्लास के आर पार भी निकल जाता है और इसके बाद वह उस बच्चे को गले से पकड़कर उठा लेता है और डेबी के सामने ही उसे मार डालता है। फिर इसके बाद वो डाओशी वाले वॉशरूम में जाता है और उसका सर पकड़कर उसे पानी से भरे बेसिन में डुबो देता है। फिर उसी बेसिन पर उसका सर टकराकर उसे मार डालता है और लास्ट में वो डेबी को मारने आता है, हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर। वो डेबी की तरफ बढ़ता है और उसके सर पर मार देता है और फुटेज यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यह सब तो तब होता है जब कोई कंचना लॉकेट लेकर अपने साथ आता है, जिसका क्लैरिफिकेशन हमें तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अदिति कन्फेस करती है कि जब वो उस महल में गई थी तो उसने कंचना लॉकेट को अपने पास रख लिया था। जब उसे इसके कर्स्ड होने का पता चला तो उसने चुपके से ही रघु की जेब में डाल दिया था और इधर डाओशी रघु की जेब से कंचना लॉकेट को बाहर निकालता है। डेबी उस पर गुस्सा करती है कि तुम कितने लालची आदमी हो, कंचना लॉकेट को चुरा कर ले आए। लेकिन रघु कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी जेब में कैसे आया और डाओशी भी रघु की साइड लेता है। वो कहता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है, यह सब डिमोंटे की चाल थी जिसमें कि हम लोग फंस गए हैं। और इसके बाद डाओशी उन सब के साथ उसी कोल्ड स्टोरेज वाले रूम में जाता है, जहाँ की दीवारों पर ढेर सारे उल्टे क्रॉस के निशान बने थे और बीच में बेफोमेट यानी कि शैतान का सिंबल बना था। डाओशी उन्हें बताता है कि 16 से 17 सेंचुरी के बीच इंसानों की बलि देते वक्त एंटी क्राइस्ट के लोग इस सिंबल को यूज करते थे। तभी सामने से काले कपड़े पहने एंटी क्राइस्ट के लोग वहां पर आने लगते हैं। इसके बाद डाओशी खुद को एक किचन में बंद कर लेता है और लॉकेट के ऊपर रिचुअल करने लगता है, जिसका सीधा असर रघु पर होता है क्योंकि वह पोजेस्ड था और डाओशी को रोकने के लिए वो गेट खोलने लगता है। दूसरी तरफ दयालन रिचर्ड को कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि डिमोंटे की स्प्रिट ने उसे पकड़ा हुआ था और उसे मार डालता है। इधर रेस्टोरेंट को ढेर सारे चमगादड़ घेर लेते हैं, अंदर लाइटें वगैरह फ्लिकर होने लगती हैं और रिचुअल करते वक्त डाओशी का हाथ भी जलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिचुअल को पूरा करता, वहाँ पर डिमोंटे की स्प्रिट आ जाती है और डाओशी को उठाकर एक वेहन में फेंक देती है, जहाँ पर आदमखोर मछलियाँ उस पर अटैक कर देती हैं और डाओशी की मौत हो जाती है। लेकिन अचानक से वो पोजेस्ड होकर उठ खड़ा होता है और अपने सर से एक्वेरियम तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर बेसूध होकर जमीन पर गिर जाता है। डेबी जब उसे देखने जाती है तो वो डेबी का गला ही पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। डेबी का दम घुटने लगता है। तभी पीछे से रघु आता है और एक लंबी सी रॉड डाओशी के आर पार कर देता है और डेबी को बचा लेता है। तभी उन्हें उस बच्चे का ध्यान आता है जो कि चाउमीन लेने रेस्टोरेंट में आने वाला था। फिर वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं तो बाहर उन्हें एक बच्चा भी दिखाई देता है, लेकिन वो फुटेज वाला बच्चा नहीं था, कोई और ही बच्चा था। तभी इन लोगों को ढूंढते वक्त दयालन भी वहां पर आ जाता है और डेबी और रघु उसे देखते ही दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन कर्स की वजह से दयालन उन दोनों को ना तो देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। तभी डेबी देखती है कि रघु वहां पर नहीं था और पीछे से रघु एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर डेबी की तरफ ही आ रहा था। अब जैसा कि सैम की स्पिरिट ने बताया था कि इवेंट्स रिपीट होंगे, पिछले पार्ट में भी आपने देखा था कि शिनी और उसके दोस्तों को भी डिमोंटे की स्पिरिट ने टीवी के जरिए उन्हें दिखाया था कि उनकी मौत कैसे होने वाली है, और यहाँ पर भी यही हो रहा था। फुटेज में डाओशी की मौत पानी में डूबने से हुई थी और रियल में भी वह ऐसे ही मरा था और डेबी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और रही बात उस बच्चे की, तो उसकी मिस्ट्री मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कहानी में वापस चलते हैं, जहां रघु फायर एक्सटिंग्विशर से डेबी को मारने आता है, लेकिन टाइम रहते डेबी वहां से हट जाती है और एंट्रेंस गेट टूट जाता है। लेकिन तभी वो लोग क्या देखते हैं, उनके सामने एक और एंट्रेंस गेट आ जाता है। फिर वो जितनी बार भी एंट्रेंस को तोड़ते हैं, वहां पर एक और एंट्रेंस गेट आ जाता है। तभी दयालन भी वहां से लौट जाता है और इसके बाद ढेर सारे चमगादड़ रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। रघु 1 घंटे से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तभी डेबी को याद आता है कि जिस जगह पर वह खड़ी है वहीं पर उसने महाकाल की मूर्ति को स्थापित किया था,
जिसकी वजह से कोई भी इवल फोर्स वहां पर नहीं आ सकती। तभी चमगादड़ों से लड़ता हुआ रघु वहीं पर आकर गिर जाता है और डेबी उसको बताती है कि इस जगह पर महाकाल स्थापित है, इसलिए कोई भी इवल फोर्स यहाँ पर नहीं आ सकता और ना ही उनकी शक्तियाँ यहाँ पर काम करेंगी। इसके बाद दोनों वहाँ की छत से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। ढेर सारी चेयर से रघु एक सीढ़ी बनाकर ऊपर जाता है और नीचे से डेबी उसको सपोर्ट देती है। तभी डेबी को वहाँ सैम की स्पिरिट दिखाई देती है और डेबी सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसे सैम के द्वारा उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। सैम उसको बताता है कि हाल ही में तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताने भी आई थी लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, और अब जाकर उस मिस्टीरियस बच्चे का राज हमें पता चलता है। डेबी को याद आता है कि उस बच्चे की शक्ल बचपन वाले सैम से मिलती है और तब जाकर डेबी को समझ आता है कि फुटेज वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। फुटेज में पजेस्ड रघु ने उसे वैसे ही फांसी लगाकर मारा था जैसे कि उसकी मौत हुई थी। इनफैक्ट डिमोंटे हर रोज ऐसे ही उसकी स्पिरिट को फांसी पर लटकाता है। सैम यहाँ पर डेबी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी आत्मा को डिमोंटे वर्ल्ड से आज़ाद करवाए, जिससे डेबी इमोशनल होकर उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से रघु उसे रोक देता है और उसे कहता है कि इस चाल में मत आओ, ये सैम नहीं बल्कि डिमोंटे की स्पिरिट है जो हमें भटकाना चाहती है। और तभी सैम वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ आश्रम में मॉन्क सेक्रीफाइस को रोकने के लिए महायान पूजा कर रहे थे। तभी डिमोंटे की स्पिरिट शिनी को पजेस कर लेती है। उसका बेड एकदम से उल्टा हो जाता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। इससे सभी मॉन्क्स घायल हो जाते हैं। इधर डेबी रघु को बताती है उस लॉकेट को वो लोग यहाँ पर लाकर तोड़ दें तो यह सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद रघु लॉकेट लेने बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पर एंटी क्राइस्ट के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। फिर भी किसी तरह से रघु उस लॉकेट तक पहुँच जाता है, लेकिन डिमोंटे उसे लॉकेट लेने नहीं देता और उसे दूर फेंक देता है। फिर घायल रघु मोबाइल पर लात मारकर उसे डेबी की तरफ पास कर देता है, जहाँ पर मोबाइल में फिर से सिग्नल आने लगते हैं और डेबी दयालन को कॉल करके बुला लेती है। तभी वहां पर एक पोल्टरगिस्ट किंग की स्पिरिट आती है। इसके सामने सभी एंटीक्राइस्ट के लोग झुक जाते हैं। फिर डिमोंटे दाऊशी और रघु की बॉडी को पेंटागन पर लाकर रख देता है और सेक्रीफाइस को स्टार्ट करता है, जिससे दाऊशी की बॉडी पूरी तरह झुलस जाती है और अब रघु और शिनी की बारी थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक छोटा मॉन्क पूर्वा का यूज करके सेक्रीफाइस को रोक देता है, जिससे उस किंग की स्पिरिट फ्रस्ट्रेशन से चीख उठती है। तब तक दयालम वहां पर पहुंच चुका था, जो कि डेबी को रस्सी के सहारे से वहां से बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त डेबी उस किंग को देखती है जिसकी आंखें नहीं थी। खैर, तब तक दयालन डेबी को बाहर निकाल लेता है और इस सब के बाद जब पुलिस वहां पर जाती है तो लॉकेट वहां से गायब हो चुका था। इधर शीनी कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन अब रघु कोमा में चला गया था। फिर डेबी उन्हें बताती है कि इन सब के पीछे एक पोल्टरगिस्ट किंग की आत्मा है, जिसे 15वीं शताब्दी में डिथ्रोन करके उसकी आंखें फोड़ दी थी और ये एंटीक्राइस्ट वाले उसे भगवान की तरह पूजते हैं और डिमोंटे भी यह सब सेक्रीफाइस उसी के कहने पर कर रहा है। तभी शीनी कहता है कि यह सबसे पहले वो उस लाइब्रेरियन को पकड़ेगा और पता लगाएगा कि उसका इन सब से क्या कनेक्शन है। इधर हम लाइब्रेरियन अल्फांसो को देखते हैं, जो कि डिमोंटे को खुश करने के लिए खुद को ही टॉर्चर कर रहा था। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो पहले तो वो वहां से भाग चुका था। पुलिस को वहां ढेर सारे विक्टिम्स की फोटो मिलती है, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि अल्फांसो अब तक ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा चुका है। और लास्ट में हमें बिहार की कोई जगह दिखाई जाती है, जहां पर अल्फांसो बैग में विक्टिम्स की फोटो लेकर एक ग्राउंड की तरफ जाता है, जिसके बाद वो एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसे जला देता है और अपने भगवान को ओवर कर देता है। एंड फाइनली इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।